हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट जनवरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ के लिए पेडागोजी की क्लास। अगर चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर हम कर रहे हैं ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन। तो चलिए देख लेंगे आज की पेडागोजी क्लास में क्या है। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य होता है, चलिए बताना है। यहाँ पर दिया है गणितीय अवधारणाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर ध्यान रखना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बात हो रही है किसकी, एनसीएफ 2005 की। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या बात करता है, यहाँ पर केवल अवधारणाओं को समझने में हेल्प करना ये आवश्यक कार्य नहीं है। केवल ये नहीं कि आपने एक अवधारणा या दो अवधारणा बच्चे को समझा दी और वो आगे उस पर आधारित समस्याओं को भी सॉल्व कर पाएगा, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। बी में दिया है रोजगार के लिए। तो बात आ जाती है जैसे ही रोजगार के लिए, उस ऑप्शन को आप कट कर देंगे। बच्चों को रोजगार के लिए लाभप्रद योग्यताओं का विकास करना, तो यहाँ पर रोजगार को ध्यान में नहीं रखना है। सी में दिया है गणितीयकरण के लिए बच्चों की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रमेय का और उनके प्रमाणों का निर्माण करना। तो ये एनसीएफ 2005 के अनुसार मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये रोंग हो जाएगा। यहाँ पर सबसे सुटेबल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चे की योग्यता का अगर आप विकास कर देंगे, बच्चे को इस लेवल तक आप डेवलप कर देंगे कि बच्चा जो है सारी चीज़ों को सोल्व कर सके, सभी समस्याओं का समाधान कर सके, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें BA बराबर है BC के तथा ABC बराबर है 40। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने ले लिया है जिसमें क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं। तो अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो कोण है सामने के वो भी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये होता है बराबर कितना, 180 होता है। यहाँ दिया हुआ है कितना, ABC बराबर कितना, 40। तो आप इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे A, इसको B मानेंगे और इसको मानेंगे C। तो ये दिया है कितना, ये दिया है 40 डिग्री। यहाँ पर बात की जा रही है भुजा AC को एक बिंदु D तक बढ़ाया गया है, इसको कितना बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं BC और D की माप, तो ये माप हमें यहाँ पर बतानी है। और आपको पता है अगर एक सरल रेखा पर कोण बनता है तो वो कैसा बनता है, वो बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। और ये यहाँ पर किस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। यहाँ पर ABC कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो बाकी बचे हुए कोण कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 140 के। तो ये कितने कितने आ जाएंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे तो 70 ये हो जाएगा और 70 ही ये हो जाएगा। अगर ये 70 है और सरल रेखा पर कोण बनता है तो कितना हो जाएगा, बचा हुआ कोण कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 110 डिग्री का। 180 माइनस आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 70 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110, क्योंकि सरल रेखा पर कोण बन रहा है तो वो कितना है, यहाँ पर 70 है और ये बाहर का बचेगा 110। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर दिया है माध्यमिक स्कूल में प्रायिकता पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को आधारित विधि के रूप में लिया जा सकता है। तो कौन सी गतिविधि को लिया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है श्याम पट पर पासा डाइस का चित्र बनाना और संभावित परिमाणों के बारे में बात करना। तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। केवल बच्चे चित्र देखकर नहीं समझ पाएंगे जब तक कि ये चीज़ें रियल में उनके सामने घटित नहीं होंगी। बी में दिया है प्रायिकता की परिभाषा देना और बाद में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। परिभाषा समझाने से बच्चे जो हैं क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाएंगे जब तक कि चीज़ें उनके सामने प्रमाणित नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विद्यार्थियों को पासा डाइस फेंकने या सिक्का उछालने के लिए कहना और यह लिखने के लिए देना कि कितनी बार हर एक संभावना घटित हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है विद्यार्थियों को इंटरनेट से प्रायिकता के बारे में सूचना ढूंढने के लिए कहना। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग मेथड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें टॉस किया जाता है और दोनों टीमों के जो कैप्टन होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। एक को हेड चाहिए और एक को टेल चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है तो उससे उनको हेड और टेल करने में आसानी हो जाती है। ऐसा ही आप बच्चे को कक्षा में सिक्का उछाल कर समझा सकते हैं कि क्या प्रायिकता यहाँ पर आएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ये अच्छा उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए देख लेंगे। यहाँ दिया हुआ है कक्षा 7 की गणित शिक्षिका ने दिए गए विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की है। उन्होंने एक विषय पढ़ाना है और उस पर उन्होंने एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी है। क्या शून्य एक महत्वपूर्ण संख्या है, क्या उन्होंने रखा कि क्या शून्य एक महत्वपूर्ण संख्या है। उसने इस विषय पर प्रत्येक बच्ची की अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्या किया कि बच्चे जो हैं अपने विचारों को प्रकट करें। तो शिक्षिका क्या करना चाह रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विभिन्न संदर्भों में शून्य के महत्व पर बल दे रही है, अपना समय व्यतीत कर रही है क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाने का मन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का विकास कर रही है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है।
चलिए ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, गणित की अपनी कक्षा का उपयोग विद्यार्थियों के जीवन कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से कर रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पर 3 पॉइंट जो हैं पॉजिटिव हैं, ए, सी और डी। तो इनमें सबसे सुटेबल और करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ पर सबसे सुटेबल और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप कट कर देंगे। और वो कैसे हो जाएगा? ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट हैं। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया है कि विभिन्न संदर्भों में शून्य के महत्व की बात कर रही है। तो विभिन्न का मतलब होता है बहुत सारे, कई तरीके के, और यहाँ पर ऑल भी आप कर सकते हैं। तो इसमें सभी कुछ आ जाएगा। उसमें दैनिक जीवन से जोड़ने वाले उद्देश्य भी हो जाएंगे, समस्या समाधान कौशलों का विकास भी हो जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये ऑप्शन नंबर 1 में ही आ जाएंगे। ए जो है ये करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, गणित में उच्च स्तरीय कौशलों जैसे विश्लेषण, तर्क संगत चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता के आकलन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगी? ए में दिया है खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना, ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। बी में दिया है सूत्रों, सारणियों एवं आकृतियों के पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछना, तो यहाँ पर बात हो रही है पुनः स्मरण पर, तो ये रोंग हो जाएगा, ये निगेटिव कीवर्ड है। और सी में दिया है बंद सिरे वाले प्रश्न पूछना, तो ये भी यहाँ पर निगेटिव कीवर्ड है, ये रोंग हो जाएगा। डी में दिया है केवल मानक कलन विधि पर आधारित प्रश्न। तो आज आपको मैंने टैगवर्ड वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे पैडागोजी के लिए, तो आप वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। उससे आपको सभी विषयों की पैडागोजी को करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करते हैं सीटेट में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। मानक कलन विधि की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ पर निगेटिव टैगवर्ड है, ये रोंग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों के उच्च स्तरीय कौशल के विकास की बात की जा रही है। तो बच्चा जो है एक समस्या के कई सारे अगर आंसर कर सकता है, बहुत सारे आंसर दे सकता है, तो ये होते हैं खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, एक शिक्षक को कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि। तो क्यों प्रोत्साहन देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वह बच्चों की गणितीय समझ को विकास करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर बच्चे आपस में परिचर्चा करेंगे, कक्षा में परिचर्चा करेंगे, तो पता लग जाएगा बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों को कहाँ समस्या आती है और उनको कितना समझ आ चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। उनकी गणितीय समझ का विकास यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बच्चों के संप्रेषण के कौशल को सुधारने का अवसर प्रदान करेगा। तो यहाँ पर ये भाषा की क्लास नहीं है जो संप्रेषण को बच्चों के सुधारा जाए, ये रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है यह बच्चों का समय उत्पादक रूप से उपयोग करने में सहायता करेगा। तो यहाँ पर समय के उपयोग की बात नहीं की जा रही है, ये रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है। तो ये महत्वपूर्ण अनुशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की नहीं है, एनसीएफ ने ये नहीं दिया है, ये रोंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे की क्या हो जाएगी? गणितीय समझ का विकास यहाँ पर हो जाएगा, उसमें सहायता मिलेगी। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने में सहायक नहीं है? तो कौन सा सहायक नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है गिनतारा। तो ये बच्चों में स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने में सहायक होता है, ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको आप कट करेंगे। यहाँ पर हमें निगेटिव देखना है। बी में दिया है जियोजेब्रा। तो ये जियोजेब्रा क्या होता है? ये होता है गणितीय सॉफ्टवेयर। तो ये यहाँ पर स्थानीय मान की अवधारणा निकालने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है डाइस ब्लॉक। तो डाइस ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डाइस ब्लॉक किस तरह के होते हैं? इस तरह से कुछ डाइस ब्लॉक बने होते हैं, ये 10 वाले पैटर्न का होता है। और इसी टाइप का कैसा होता है? ये होता है ज़्यादा, ये 100 बेस वाला होता है। तो इससे स्थानीय मान की अवधारणा को अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। और डी में दिया है माचिस की तीलियों का एक बंडल अगर आपने बना रखा है, ये माचिस की तीलियाँ हैं और इनका बंडल बना रखा है, तो इससे आप स्थानीय समझ वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए इसको आप कट करेंगे। यहाँ पर हमें नेगेटिव मैच करता आंसर देखना था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। जियोजेब्रा जो है गणितीय सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग स्थानीय मान की अवधारणा निकालने में नहीं किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है गणित में रचनात्मक आकलन नहीं किया जा सकता। तो रचनात्मक आकलन कैसे नहीं किया जा सकता? ए में दिया है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का अगर विश्लेषण हो रहा है तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन होता है, तो ये पॉजिटिव है, इसको आप कट करेंगे। बच्चों का कक्षा कार्य और गृह कार्य आपने दिया है, तो उसमें आप साथ साथ क्या कर सकते हैं? रचनात्मक आकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है और कहाँ उसने सही किया है। तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए इसको आप कट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया है परियोजनाओं एवं पोर्टफोलियो के द्वारा, तो इसमें भी रचनात्मक आकलन हो सकता है, तो इसको भी आप कट करेंगे, पॉजिटिव है। और डी में दिया है सत्रांत परीक्षाओं के द्वारा। जब आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और बाद में जो परीक्षाएं होती हैं सेशन के लास्ट में, तो वो होती है योगात्मक आकलन में, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्या आकलन का उद्देश्य होना चाहिए? सीखने में वृद्धि। बी में दिया है बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण।
तो बच्चों का नामीकरण और वर्गीकरण यहाँ पर सीखने का उद्देश्य है, आकलन का उद्देश्य नहीं है, ये रोंग हो जाएगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, तो ये भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता। बच्चों में भय और तनाव पैदा करना, तो ये भी आकलन का उद्देश्य नहीं। बच्चों ने जो सीखा है उसका आकलन करते हैं और देखते हैं कि क्या कमियां हैं, उनमें सुधार किया जाता है और उनमें वृद्धि की जाती है कि बच्चे जो हैं उनका सीखने में विकास हो सके, उनकी वृद्धि हो सके। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है सामुदायिक गणित से संबंधित है, तो सामुदायिक गणित के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंकगणित, बी में दिया है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, सी में दिया है समाकलन और डी में दिया है अपकलन। तो यहाँ पर ये बाकी के तीनों ऑप्शन जो है रोंग है, इनको कट कर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंकगणित। अंकगणित जो होता है इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, सामुदायिक गणित को जान पाते हैं। सामुदायिक गणित वो होता है, मान लीजिए आपने एक पेन का पैकेट खरीदा और उसमें 4 कलर के पेन हैं और आपसे बोला जा रहा है आप 5 पैकेट और ले लीजिए, तो आप पर अब कितने कलर के कितने कितने पेन हो जाएंगे। ये आपको कैसे पता लगा, ये आपको अंकगणित के द्वारा पता लगा, अंकगणित के माध्यम से आपने उस क्वेश्चन को हल किया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामुदायिक गणित जो होता है ये अंकगणित होता है। इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।